क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नोटिफिकेशन भेज देना एक बार। आ रहे हैं? एकदम आराम से सुन पा रहे हैं। स्वागत है आपका। तो इतनी देर में अकेला बोल रहा था, फिर मुझे पता चला कि जो है वो मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन ही नहीं पा रहे हो। फिर एक किसी भले आदमी का मैसेज आया कि सर जो है हम नहीं सुन पा रहे हैं, तब फिर बाद में जाके मैंने चेक किया। तो जो है वो अब चली है क्लास, तो बढ़िया बात है। तो अब मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास के बाद कुछ पॉलिटी के प्रति समझ विकसित हुई तुम लोगों की? कि जो है वो पॉलिटी को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि अपन लोग जो है वो एनी टाइम एक चीज़ के पीछे जो है वो लगे रहते हैं, फैक्ट फैक्ट, आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल। बिना आर्टिकल काम चल सकता है? चल सकता है क्या? बिना आर्टिकल भी काम चल सकता है, आर्टिकल से ज़्यादा अंदर के कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो अब हम हाई कोर्ट आज पढ़ रहे हैं और कल जो है वो हाई कोर्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपका टॉपिक बचता है मेन, विधानसभा और सीएम का। तो ये हम लोग जो है वो आराम से कवर कर लेंगे। सर राज्यपाल के टाइम में हो गई थी समझ विकसित, चलो बढ़िया। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आज और कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है। 2 तारीख को आपकी छुट्टी नहीं, मतलब हमारी छुट्टी है। तो 2 दिन अपन जो है वो 3-3 घंटे क्लास लेंगे और राजस्थान पॉलिटी को कंप्लीट कर दें। फिर लोक नीति विधिक अधिकार ये तो कर लेंगे, लेकिन मेन मेन सिलेबस को कंप्लीट कर दें। वैसे तुम लोगों ने राजस्थान पॉलिटी खूब अच्छे से पढ़ी है, तो एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो फिर बाद में राजस्थान इको के लगते हैं। फिर राजस्थान इको के लगते हैं, पहले एक बार राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कर लें। सबकी यही इच्छा है। कल तो फुल कॉन्फिडेंस आया पॉलिटी में। ओके सर, थोड़ी क्लास ज़्यादा करो। नहीं, अभी एक बार जो है वो ज़्यादा तो क्या करूँ, कल कर दूंगा ज़्यादा, 3-3.5 घंटे करवा दूंगा, बताओ। तो कल और परसों में हम लोग जो है वो स्टेट पॉलिटी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बढ़िया तरीके से क्लासेस लेना और बढ़िया तरीके से जो है वो, हाँ, याद करने की कोशिश करना। कल हाई कोर्ट कल कंप्लीट होगा, पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आयोग की पीडीएफ इंग्लिश में मिल गई, बस तो क्या टेंशन है। ओके चलो स्टार्ट करें। तो हाई कोर्ट अब जो है वो दोस्तों जो है वो बात करते हैं। और हाई कोर्ट के बारे में कल तुमने पढ़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज अपन लोग 8:30 बजे वापस मिलेंगे। राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन भी करने को तैयार हो ना? आज हम लोग जो है वो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है और करें। पीडीएफ मिल रही है ना, एक बार बुक की बात ही क्यों कर रहे हो, पहले हमें ढंग से बनाने दो भाई। देखो ये आपको इस स्तर पे कल के क्वेश्चन देखने के बाद में आपको नहीं लगता कि कोचिंगों के नोट्स जो है वो सही नहीं है? कल मेंस के आपको पीवाई क्यों करवाए उसके बाद में तुम्हें नहीं लगता? तो बस मुझे यही तो लगता है, तभी तुम्हें इतना सुधार करता हूँ। नहीं क्या जरूरत है? नहीं क्या ही जरूरत है? कल तुम्हें ज्योग्राफी के सर जो है वो कंप्लीट पीवाई क्यू करवाएंगे। ये 5 दिन पीवाई क्यू सीरीज इसलिए स्टार्ट की है, आप लोगों को खुद को फील आ जाएगा कि हाँ सर, लगता तो है कि जो है वो ये जो मामला जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो कंटेंट जो है वो इसलिए चाहे 4 या ओबलिक इतनी शानदार आएगी कि आपका प्रश्न ही गलत नहीं होगा और मेंस में दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगी। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। और अब जो है वो दोस्तों बात करते हैं और ध्यान देते हैं आगे। हाँ, इंग्लिश में नोट्स भी टाइम टू टाइम पीडीएफ आ रही है। अब आपकी एक आर्ट एंड कल्चर की आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री की भी आने वाली है। थोड़ा बोला था डिले होगा, लेकिन सारी चीज़ें हम आप लोगों को जो है वो, मैं हिस्ट्री का कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन और सब्जेक्ट की मिलती रहेगी। जैसे आयोग आ गए, गवर्नर आ गया, अब ये पढ़ाऊंगा तो पूरा पूरा जो है वो फिर बाद में आपकी जो इंग्लिश के अंदर जो है वो राजस्थान पॉलिटी पूरी आ जाएगी। और अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा कि हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? कल हमने पढ़ा 1861 में, 1862 में 3 हाई कोर्ट बनते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 66 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनते हैं। देश आजाद हुआ तब कितने हाई कोर्ट थे? 11, और आज 25 है। 1 जनवरी 2019 को लेटेस्ट अमरावती हाई कोर्ट जो कि 25वां हाई कोर्ट है। याद है तुम लोगों? भारत के अंदर 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार अपने राज्य के अलावा भी है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आता है अंडमान निकोबार। याद आ रहा है तुम्हें? बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, गोवा, और आपका जो है वो दोस्तों दादर नगर दमन दीव। और केरल हाईकोर्ट में आता है लक्षद्वीप। और दोस्तों याद रखें आप, सब याद है तुम्हें? 62, क्या बात है, बहुत शानदार। हाँ, और 66 में क्या याद किया था तुम लोगों ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट। और वो आपके 3 62 में। जय श्री इम का आसन की बात हुई। अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आगे बात करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों जो है कौन कौन आता है। अब कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी पता चले गुवाहाटी हाईकोर्ट के एरिया के अंदर कौन कौन आता है, ये आप लोग जो है वो जल्द बताएं। हाँ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चंडीगढ़, और उसके साथ पंजाब और हरियाणा। जे हाईकोर्ट में दोस्तों जे और लद्दाख 2 आते हैं। बताओ क्या बात है, याद है तुम लोगों को? सर गुवाहाटी में असम आता है, नहीं था, ये तो मेरे को ही पता है।
ये तो मेरे को पता है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। क्या बात है, मतलब मेघमणि त्रिपुरा नहीं आते हैं, मेघमणि त्रिपुरा नहीं आते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेघमणि त्रिपुरा नहीं आते, असम आता है, अरुणाचल आता है, और आपका जो है वो दोस्तों जो है वो मेघमणि त्रिपुरा नहीं आते। चलो बढ़िया, फिर बाद में क्या टेंशन लेने की जरूरत है, आगे चले। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक चीज और याद रखनी, और क्या याद रखनी कि हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 214 के तहत आपके जो है वो हाईकोर्ट के बारे में बात की, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से कह दिया कि एक हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र जो है वो एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी में हो सकता है। उसके बाद में फैक्ट हमने पढ़े 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय। हमने पढ़ा कि दोस्तों आपका जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि इनके द्वारा दिए गए निर्णय एज एविडेंस होंगे, और जब सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसीजन करेंगे तो दोस्तों जो है इन्हें एज ए रिकॉर्ड यूज लेंगे। और अगर न्यायालय की अवमानना का मामला भी हम लोगों ने जो कल कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में हमने बात कही, और उच्च न्यायालय के गठन के बारे में हमने क्या बात की, उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, संख्या नहीं लिखी हुई, संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। और यहां से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया था, और क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था आप लोगों को कि जो है वो दोस्तों जो है इनका क्षेत्राधिकार कौन डिसाइड करता है, कि कौन से हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सा राज्य आएगा, ये क्षेत्राधिकार डिसाइड संसद करती है। क्षेत्राधिकार डिसाइड कौन करती है, संसद करती है। लेकिन दोस्तों जो है वो संख्या क्या होगी, संख्या कौन डिसाइड करता है, तो दोस्तों याद रखें संख्या डिसाइड कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं, याद रह जाएगा। अब एक एक पे चर्चा कर लें, तो चलो फिर अब आगे चलते हैं। और दोस्तों आपके यहाँ आर्टिकल जो है वो दोस्तों जो है वो 217 के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 217 के अंदर क्या कह रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और दोस्तों जो है वो पद की शर्तें, न्यायालय की नियुक्ति और दोस्तों जो है पद की शर्तें। अब हम जो है वो बेसिक सी बात करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, क्योंकि ये सारे आर्टिकल, हाँ पेंसिल देगी केंद्र सरकार, वेतन देगा राज्य सरकार, क्या बता बात विकास डट जाए। अब तो एक बार याद कर लिया, अब आधे घंटे ध्यान पढ़ लो, फिर आधे घंटा और ध्यान पढ़ लिया, 1 घंटा बढ़िया तरीकों पढ़ चा। अब तने के याद रखना, 2 चीज याद रखनी। देखो याद रखें, संविधान के प्रारंभ में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके आपके जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो है वो नियुक्ति हुआ करती थी। बताओ राष्ट्रपति साहब क्या करते थे। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे हुआ करती थी, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होकर हुआ करते थे। क्या प्रश्न पूछ ले तो क्या अब ये सही होगा ना। अब यहां नियुक्ति से संबंधित आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। नियुक्ति मूल संविधान में क्या है, अपॉइंटमेंट है। मूल संविधान में क्या है, तो अपॉइंटमेंट के बारे में मूल संविधान में लिखा हुआ है कि दोस्तों अगर आप लोगों को, मूल संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को याद रखना दोस्तों, आप क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के सीजे की नियुक्ति करनी है तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो किससे रिकमेंड करेंगे, सीजीआई से रिकमेंड जो है वो परामर्श करेंगे। और सीजीआई के साथ साथ दोस्तों याद रखें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो है वो परामर्श करेंगे, राज्यपाल से परामर्श करेंगे। ये आपके जो किस में लिखा हुआ था, मूल संविधान में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है, अगर उनकी नियुक्ति है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब किससे चर्चा करेंगे, एक सीजीआई से चर्चा करेंगे, एक उस राज्य के राज्यपाल से चर्चा करेंगे, और दोस्तों एक जो है वो उस हाईकोर्ट के सीजे से, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है वो दोस्तों चर्चा करेंगे। ये हमारे मूल संविधान में था, ये हमारे मूल संविधान में था, ये हमारे क्या था, मूल संविधान में था। तो बताओ क्या आज भी यही प्रोविजन है क्या, क्या आज भी यही प्रोविजन है क्या, आज ये प्रोविजन नहीं है, आज ये प्रोविजन नहीं है। आज जो प्रोविजन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मूल संविधान में तो ये भी था कि 60 की उम्र तक जो है वो क्या रहेंगे, जज रहेंगे, 60 की उम्र तक जज रहेंगे। अब आज क्या प्रोविजन है, वर्तमान में प्रोविजन क्या है, वर्तमान में प्रोविजन याद रखें कि इस आयु को बढ़ाकर तो हमने 62 कर दी। और ये प्रश्न आया हाल ही में
62 आयु कर दी कौन से संविधान संशोधन से? 15वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने जो है वो एज क्या कर दी? 62 कर दी। और उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे, न्यायपालिका और संसद के बीच में काफी दिन तक जो है वो वाद विवाद चले, जिसके अंदर 3 केस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस के अंदर जब एसपी गुप्तावाद था, तब जुडिशरी ने ज्यादा पंगा नहीं लिया और कहा ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, राष्ट्रपति जाने, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, को ठीक है कोई बात नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, क्योंकि इनके द्वारा तो परामर्श ही तो दिया जा रहा है, इनके द्वारा क्या दिया जा रहा है? परामर्श दिया जा रहा है। और परामर्श जो है वो राष्ट्रपति साहब जो है वो मान लेंगे, और उसके बाद में जो है वो माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन प्रेसिडेंट की चलेगी। फर्स्ट जज केस में क्या था कि किसकी चलेगी भाई? परामर्श कहां से आ रहा है? सीजीआई से परामर्श आ रहा है, सीजीआई प्लस गवर्नर से परामर्श आ रहा है, या फिर परामर्श कहां से आ रहा है? सीजीआई प्लस गवर्नर प्लस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उस हाईकोर्ट के, इनके द्वारा क्या आ रहा है? परामर्श आ रहा है। और परामर्श के ऊपर जो है वो दोस्तों आपके जो है वो राष्ट्रपति साहब जो है वो क्या कर देंगे? नियुक्ति कर देंगे। नियुक्ति का जो है वो दोस्तों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास जो है वो नियुक्ति का प्रोविजन है। जब 3 जज केस होते हैं न्यायपालिका के स्ट्रक्चर, मतलब भारत की न्यायपालिका पूरे विश्व में एकमात्र न्यायपालिका है जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करते हैं। ये कैसे हुआ? तो जब फर्स्ट जज केस होता है 1981 के अंदर है, न्यायपालिका इतना ज्यादा जो है वो अग्रेसिव नहीं खेलती, न्यायपालिका इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं खेलती। न्यायपालिका कहती है कि राष्ट्रपति जो है ना वही मैन है जी, हम तो परामर्श दे देंगे, राष्ट्रपति को जो है वो जैसा राष्ट्रपति को सही लगे वैसे नियुक्ति कर दे, माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। अब इधर से संसद वाले क्या कहने लगे कि राष्ट्रपति को हम बोले वो मानना ही पड़ेगा, मंत्रिपरिषद बोले हम बोले वो मानना ही पड़ेगा, हम बोले वो मानना ही पड़ेगा। और उस दौर के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि 2-3 बार सीनियरिटी को लांग करके जो है वो सीजीआई बनाए गए। 2-3 बार जो है वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश आपका चीफ जस्टिस बनना चाहिए, इंदिरा जी के टाइम पे 2-3 बार ये क्या हुआ कि आपके जो है वो सीनियरिटी को लांग कर, मतलब जो आदमी सीनियर है वो बनना चाहिए, उसके अलावा दूसरा जो है वो दोस्तों आपके सीजीआई बन गए। इस कंडीशन में जजों को ये पता चल गया था कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इंटरफेयर जो है ना वो दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो फिर सेकंड जज केस होता है, और सेकंड जज केस दोस्तों 1993 में होता है। और 1993 में जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी न्यायपालिका क्या कहती है कि इनके द्वारा दिया गया परामर्श जो है वो मानना ही पड़ेगा, परामर्श मानना ही पड़ेगा। जब मंत्रिपरिषद का मानते हो तो हमारे वाले में कोई समस्या है? मतलब अब किसकी चलेगी नियुक्ति के अंदर? बताओ किसकी चलेगी नियुक्ति के अंदर? इनके द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो परामर्श दिया है, सीजीआई ने जो परामर्श दिया है, वो दोस्तों जो है वो मानना ही पड़ेगा। तो बताओ किसकी चलेगी? अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चलेगी। ठीक है, ठीक काम हुआ ये। तो अब जब ये 2 मामले हो गए ना, जब 2 मामले हो गए कि पहले मामले में तो इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, दूसरे में इन्होंने कहा कि सीजीआई द्वारा दिया गया परामर्श जो है वो दोस्तों जो है वो मानना ही पड़ेगा, तो यहां सीजीआई की चलने लग गई। इस कंडीशन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए पूछते हैं कि देखो तुम सब भले आदमी हो, तुम मुझे परामर्श दो कि नियुक्ति की सही संरचना क्या हो, नियुक्ति की जो है वो दोस्तों जो है वो सही संरचना क्या हो। तो इस कंडीशन के अंदर आपका थर्ड जज केस आता है 1998 में, और उन्होंने ये कहा कि अगर नियुक्ति करनी है सुप्रीम कोर्ट में तब तो जो है वो 1 सीजीआई प्लस 4 सीनियर जज, और अगर नियुक्ति करनी है हाई कोर्ट में तो 1 सीजीआई प्लस 2 सीनियर जज, 2 सीनियर जज का मिलकर एक कॉलेजियम बनेगा, मतलब एक समूह बनेगा, और ये समूह जो रिकमेंडेशन देगा वो रिकमेंडेशन आपको माननी पड़ेगी। बताओ, बता दिया ना, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, इसी नाम से जाना जाता है। हाँ, अब बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, इंडियन पॉलिटी में और इंटरेस्ट आएगा, लेकिन फिर भी जो है वो मैं फिर कह रहा हूँ रट्टा मत मारो, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जनरली भागती भागती सी जनता पढ़ती है, और फिर बाद में जो है वो हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है। अगर पहली बार में कंफ्यूजन रह गया तो पॉलिटी में हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। पहली बार में क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति संख्या निर्धारित करता है, सेवा शर्तें सारी जो संसद निर्धारित करती है, तो एकदम क्लियर रहेगा, एकदम ऐसे।
ठीक है। तो अब अगर संविधान के मूल संविधान में अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या था आपका, हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सीजेआई प्लस राज्यपाल की परामर्श से किया करते थे, और अगर अन्य न्यायाधीश की करनी है तो सीजेआई, राज्यपाल और हाई कोर्ट के सीजे की जो है वो परामर्श से करते थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब जो है वो किसके परामर्श से करते हैं, याद रखें, सीजेआई प्लस दो वरिष्ठ जज दोस्तों कहां के, सुप्रीम कोर्ट के, ये जो परामर्श देते हैं इस परामर्श पे ये करते हैं और करना ही पड़ता है। ये आपके थर्ड जज केस जो है वो दोस्तों आपका 1998 से ये व्यवस्था है। बताओ मूल संविधान में और वर्तमान में अंतर है, याद रह जाएगा। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, और दो सीनियर जज का एक कॉलेजियम बनता है, ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप जो रिकमेंडेशन देता है उसके आधार पर नियुक्ति होती है। तो अब आप लोगों का प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 217 के तहत है, और कॉलेजियम को डिटेल से हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूल संविधान में एज 60 तक थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन द्वारा हम लोगों ने 62 कर दी, और मूल संविधान में सीजीआई प्लस गवर्नर या सीजीआई प्लस गवर्नर प्लस हाई कोर्ट के सीजे साहब जो है वो रिकमेंडेशन दिया करते थे। लेकिन 1998 के थर्ड जज केस के बाद में अब कॉलेजियम बनता है सीजीआई प्लस दो वरिष्ठ न्यायाधीश, ये जो रिकमेंड करते हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति अब भी राष्ट्रपति करते हैं। सर सॉरी बट फर्स्ट केस ना बताऊंगा ही नहीं, फर्स्ट केस का यहां तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें बस इतना याद रखना है कि पहले ये होता था अब ये होता था। किस किस को याद हो गया, ये किस किस को समझ में आ गया। फिर कुछ तो इंडियन पॉलिटी के लिए भी बचा के रखो, वहां तुम्हें सारे केस वाद एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। मेरे को लग रहा है वहां तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा कोई 5-7 दिन। हाँ ये बताओ किस किस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब नहीं कभी नहीं भूलोगे, गलती भी नहीं करोगे, पक्की बात, श्योर। हाँ, और हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठ जाए कि 62 का हो गया साहब है तो बताइए 62 का कद होया, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से डिसीजन लिया जाएगा कि इनकी उम्र इतनी है या नहीं है। तो मूल संविधान में गवर्नर का रोल था क्या, अब गवर्नर का रोल है क्या, मूल संविधान में गवर्नर का रोल था क्या, अब गवर्नर का रोल है क्या, यहां कहीं गवर्नर दिख रहे हैं क्या आपको। हाँ अब देखो चाणक्य कई बात कौन समझ में आते रहे। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं अटे कॉलेजियम पूरा पढ़ान लाग जू जहाँ हाईकोर्ट कद पूरा कर छो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ न, कॉलेजियम हर जगह अलग अलग प्रकार का होता है। कॉलेजियम में जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करेंगे ना, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करेंगे तो वहां कॉलेजियम सीजीआई प्लस 4 जज का होता है। हाई कोर्ट के जज की बात करेंगे तो वहां कॉलेजियम सीजीआई प्लस 2 का होता है, और हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे तो वहां कॉलेजियम सीजीआई प्लस 4, एक जिस हाई कोर्ट में जा रहा है एक जिस हाई कोर्ट से आ रहे हैं, उन दोनों के जो है वो सीजे से भी पूछेंगे। बताओ तो अब कॉलेजियम पढ़ना है, कौन इतिहास कौन पढ़े, अब भी बता दो आंसर क्यों किया पार पड़ जाए। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा छू पॉलिटी, थोड़ा आंख देख लियो ढंगू तान पहले इतना दिन तो हाईकोर्ट में अति कदे रुचि को नहीं आते, 15 मिनट में तो पूरा ही हाईकोर्ट पढ़ता कि राजस्थान के हाईकोर्ट की स्थापना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बस बात खत्म, इतनी तो पढ़ा करते थे। पहली बार तुम लोग कोई डिटेल से हाईकोर्ट को पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, नहीं पढ़ रहे क्या पहली बार डिटेल से, नहीं हाईकोर्ट को और राजस्थान पॉलिटी को जनता ऐसे समझती है कि एकदम हलवा सा सब्जेक्ट है। आज जाके मेंस के क्वेश्चन करना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना 8:30 बजे, तब पता चलेगा ये इतना डिटेल से पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो ताकि प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि 12-13 प्रश्न आ रहे हैं आजकल और कम नहीं है 12-13 प्रश्न, तो याद रह जाएगा तुम लोगों। त्याग पत्र इनको देना हो तो दोस्तों ये किन को देंगे, त्याग पत्र ये जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे, साइन करके देना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे, त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों याद रखें आपके यहां पर जो है योग्यता क्या है, मतलब कौन बन सकता है। तो देखो भारत का नागरिक हो,
62 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, और उसके साथ साथ 10 साल तक अगला जो है वो जिला कोर्ट के अंदर जो है वो अधीनस्थ कोर्ट में जो है वो जज रहा हुआ हो, या 10 साल हाई कोर्ट तक जो है हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों जो है वो क्या रहा हुआ हो, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अगला वकील रहा हुआ हो। याद रखना है तुम्हें, कौन बन सकता है, आप लोगों को याद रखना है कौन बन सकता है। जो आदमी भारत का नागरिक हो, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 62 से कम आयु हो, 10 वर्ष तक अगला जो है वो जज रहा हो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, हाँ किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, या 10 वर्ष तक अगला वकील रहा हो, कहां पे दोस्तों, आपके हाई कोर्ट में, वो व्यक्ति बन सकता है। क्या बन सकता है? आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों जो जज बन सकता है। क्या हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों जो है ये जज बन सकते हैं? क्या हाई कोर्ट के अंदर सर ये मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं? ना 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 ना। फिर बता देता हूं तुम्हें, एकदम एक चीज क्लियर याद रखना कि ये हाई कोर्ट के अंदर जो है वो क्या बन सकते हैं? न्यायाधीश बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। और जो इनमें सबसे ज्यादा वरिष्ठतम होता है, जो इसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठतम होता है, या दोस्तों जिनकी नियुक्ति आपके सुप्रीम कोर्ट से होती है, वही आपके क्या बनते हैं? सीजे, चीफ जस्टिस बनते हैं। ये बात किसकी है? प्रावधान न्यायाधीश की है। ऐसे डायरेक्ट एंट्री में कोई आदमी हाईकोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो सीनियरिटी के अंदर होते हैं, फिर जाके उनको जो है वो दोस्तों जो चीफ जस्टिस बनाया जाता है, फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कॉलेजियम आप लोगों को पता ही हो गया कि सर अब कॉलेजियम जो है वो क्या है? आपका सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ जज जो है वो बोलेंगे, तो फिर जाके दोस्तों जो है वो क्या होगी? इनके परामर्श पे सर जो है वो नियुक्ति होगी। और दोस्तों याद रखना, नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति करेंगे आपके राष्ट्रपति साहब। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। लेकिन दोस्तों शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे दोस्तों आपके राज्यपाल साहब। शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे गवर्नर साहब। शपथ दिलाएंगे आपके गवर्नर साहब। कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे गवर्नर साहब। ऐसे ही थोड़ा ही है, तभी कह रहा हूं डिटेल से पढ़ लो, तभी कह रहा हूं डिटेल से पढ़ लो। ब्लर हो रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, बिना मतलब हो रहा है तो लो अभी साफ कर देंगे। तुम्हें बहुत आदत पड़ गई भाई रे, एकदम साफ, एकदम क्लियर। हाँ याद रह जाएगा, शपथ कौन? राज्यपाल। और दोस्तों अगर इनको जो है वो त्यागपत्र देना हो, तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? को सर त्यागपत्र ये जो है वो आपके राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। क्या न्यूनतम आयु का प्रावधान है क्या? को न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ अधिकतम आयु जो है वो पहले 60 थी। अधिकतम आयु पहले 60 थी, जो कि 15वें संविधान संशोधन द्वारा 62 कर दी गई। क्या कर दी गई? 62। बस ऐसे याद कर लो। सुप्रीम कोर्ट की ये तो मैंने बता ही दिया ना। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट, ये तो बता ही दिया, सुनते नहीं हो शायद। नेमिचंद जी कट रहे ध्यान। ओके, अब अभी भी एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया। अब बताओ इनकी हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ एक बार सभी लोग जो बताओ। तो ये 217 के तहत आप लोगों को पता चल गया। और ये याद रखें दोस्तों आप लोग, इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी आ जाएगा दीपिका जी, ट्रांसफर भी आ जाएगा। डट जाओ तो तुम तो मतलब आगे भागने की कोशिश करते हो, पुरानी चीज पे कोई मतलब नहीं है। जल्दीबाजी मत करो भाई, 4 बार निवेदन कर दियो, आदत कौन छूटेगी? मैं आशू जना बता देशू ने भी के ऊपर ट्रांसफर भी एक एक स्टेप वाइज स्टेप चाल के किया जिया याद कराने की कोशिश कर रहे हूँ हैं। ये तो फिर और कटे पढ़ लेता, बूस्टर की कहीं जरूरत है। अब तो डिटेल में मैं जना ही तो पढ़ा रहे हैं कि थाने दोबारा कौन पढ़ना पड़े, बार बार कौन पढ़ना पड़े। एट एज ए कमेंट सेक्शन में आन पूछ लो सगन कुआर कि पहली खटा खटा पढ़े रहो। आधी जनता बूस्टर के अंदर पहली पढ़ेड़ी है। हाँ अब आया हटा, पहली रणजी तो कटोरी खेले आ,
तो अब जो है वो आप तो जो नए स्टूडेंट है उनसे तो ये निवेदन है कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ, ये गलत जगह जाके वापस जो है वो कोई सही जगह है, तो तुम तो कम से कम पहली बार में सही जगह वो ढंग से पढ़ लो। तो महाअभियोग शब्द का उपयोग कहीं नहीं है। आर्टिकल 218 पढ़ें। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट पे लागू होना। फिर आप याद रख लेना, याद रखें दोस्तों, सुप्रीम, ये अगर पूछ ले उच्चतम न्यायालय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधानों का हाई कोर्ट में लागू होना, मतलब 218 के अंदर जो बात है ना, सेम सुप्रीम कोर्ट वाली है, सेम क्या है, सुप्रीम कोर्ट वाली है। तो अगर ऐसा घुमाए के आर्टिकल पूछ ले कि कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगेंगे, और वो एग्जैक्ट वो सेम उपबंध ये है, न्यायाधीश को हटाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उसके हटाने की प्रक्रिया समान है। और ये याद रख लेना कि वहां पे कोई भी जो है वो महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, रिमूवल शब्द का उपयोग है, जिसका मतलब है पद से हटाना। राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट या महाभियोग का उल्लेख है, महाभियोग का उल्लेख है, राष्ट्रपति वाली प्रोसेस क्या है, महाभियोग का उल्लेख है, याद रह जाएगा। क्लियर कि तो 218 में न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि सेम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट वाली है। और याद रखें, पद से हटाने की बात, दोस्तों पद से हटाने की बात जो है इसके अंदर जो इंक्लूड है। अब दोस्तों आप लोग याद रखें, और आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, कि जो है वो 124(4) में वहां पे ये प्रोविजन क्या है, 124(4) के अंदर है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है वो सेम की सेम प्रक्रिया यहां पे। तो पढ़े, तो अब अगर आपसे मिलान करवा ले और अगला पूछ ले कि जो है वो आपके यहां पे हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान कौन कौन से आर्टिकल में है, तो बताओ कौन कौन से आर्टिकल में बताओगे, बताओ यार, एकदम सरल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, कौन कौन से आर्टिकल में है, कौन कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल 218 में ये कहते हैं कि वैसे के वैसे हटाएंगे जैसे 124(4) के तहत हटाया जाता है। दोनों याद रख लेना, दोनों याद रख लेना। आर्टिकल 218 में यह कहा जाता है कि वैसे के वैसे हटाएंगे जैसे 124(4) में प्रोविजन है। तो प्रक्रिया जो है वो लिखी हुई है 104 में, 218 में तो केवल इतना बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के समान का। सर इतना डेप्थ में जाते हैं क्या, जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आर्टिकल की कोई बात नहीं है, आर्टिकल में नहीं उड़ जाएगा, अगला 12 में से 1% में उड़ जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 2% मैक्स टू मैक्स। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि 218 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रावधान जो है वो हाई कोर्ट में भी लागू होंगे, और वो प्रावधान क्या है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। और प्रक्रिया लिखी हुई है 124(4) में, वापस नहीं लिखी इन्होंने। तो 124(4) की प्रक्रिया क्या थी कि दोस्तों याद रखें, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य जो है वो साइन करके लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति को जो है वो सौंपेंगे। याद रख लेना, अगर तुम कभी जज बन जाओ, सबसे पहले अगर तुम्हारी किसी से बढ़नी चाहिए तो किससे बढ़नी चाहिए, न्याय के साथ। कोई जरूरत नहीं है जज बन जाओ तो अच्छा न्याय करोगे तो हटाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जज बन जाओ और तुम्हें लगे कि जो है वो एक आदमी से मुझे बना के रखनी है, तो आप हमेशा एक ही आदमी से बना के रखना, या तो राज्यसभा के सभापति से या लोकसभा के अध्यक्ष से। अगर इन्होंने ना कह दी तो ना ही है, फिर इन्होंने ना कह दी तो ना ही है। हाँ, ये जो है वो मना कर देंगे तो मना कर ही देंगे, फिर बाद में वो प्रस्ताव पड़ा ही रहेगा। तो याद रखिए दोस्तों, जो है किससे बना के रखनी है, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो कर दिया फिर बाद में। तो लोकसभा के 100 मेंबर साइन करके अगर लोकसभा में लाना चाहते हैं, तो लोकसभा में लाना चाहते हो तो 100 मेंबर साइन करो और उसके बाद में अध्यक्ष साहब के पास प्रस्ताव ले आओ। हाँ, अगर राज्यसभा में लाना चाहते हो तो मतलब आप 50 लोगों के साइन करवाओ और जो है वो दोस्तों याद रखें आपके सभापति साहब के लिए ले आओ। राष्ट्रपति वाले में बात अलग थी, कहाँ गुरुजी, बटा तो 1/4 सदस्य,
बटा तो 1/4 सदस्य। अब अगर स्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष या सभी सभापति जी आरोप की जांच करने के लिए 3 सदस्य समिति बनाते हैं। यह आरोप की जांच करती है समिति। इसके अंदर एक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होंगे, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रख्यात विधिवेता होंगे। 3 जने होंगे। एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जज, एक हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मान लो कि अपने वालों की जांच चल रही है तो आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट से ले लो, मद्रास हाई कोर्ट से ले लो, आपके जो केरल हाई कोर्ट से ले लो। तो एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेता, एक प्रख्यात विधिवेता। अब ये बात चल रही थी तो चलते चलते जो है एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देता हूं। अगर कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए क्या प्रख्यात विधिवेता, मतलब बहुत शानदार जो को आदमी लोग के बारे में जाना है, क्या प्रख्यात विधिवेता जो है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रख्यात विधिवेता मतलब जो को आदमी ढंगू जाना है लो ने, बहुत शानदार मतलब लो को नॉलेज रखने वाला आदमी हो, हाँ बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन क्या हाई कोर्ट में बन सकते हैं क्या? हाई कोर्ट में, क्या हाई कोर्ट में बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। अगर बन सकते तो मैं तुम्हें बता ही देता। हाई कोर्ट में तो अगर जज बनना है तो 62 से कम उम्र है, भारत का नागरिक हो, 10 साल तक जो है वो जज रहा हो अधीनस्थ में, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, और उसके बाद में वो व्यक्ति जो है उसके बारे में अगर CGI +2 का कॉलेजियम रिकमेंडेशन कर दे तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और शपथ जो है वो राज्यपाल दिला देगा। हाई कोर्ट में प्रख्यात विधिवेता जज नहीं बन सकते, कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। काम की चीज है ना, पूछ सका अगलो प्रश्न, स्टेटमेंट में पूछ सकता है कभी अगले जज जाए तो वहां पे इस स्टेटमेंट को गलत कराना, वहां पे उस स्टेटमेंट को जो है वो जितना हो सके गलत कराना। ये 3 जनों की समिति जो है वो जांच करेगी। और दोस्तों जो है क्या एजी की बात नहीं चल रही, यहां सुन लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बन सकता है प्रख्यात विधिवेता जो है, राष्ट्रपति की नजर में कोई प्रख्यात विधिवेता हो और उसका CGI +4 के कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत तकड़ो जानकार आदमी जो है, आगलो जज न भी रेडो है, आगलो वकील न भी रेडो है तो भी बन सके, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, याद रखें। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों को क्या याद रखना है, ये 3 लोग जांच करेंगे, ये 3 लोग जांच करेंगे, याद रखें। पहले सदन में ही जांच समिति बनेगी और जांच समिति में या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जज या किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेता जो आदमी लॉ को बहुत अच्छे से जानता हो, ये जांच करेंगे। समिति की जांच में यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, अगर न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन अगर दोषी नहीं पाया जाए तो फिर सदन कुछ नहीं कर सकता। क्या फिर सदन कुछ नहीं कर सकता, फिर सदन जो है वो कुछ नहीं कर सकता, याद रखें। उसके बाद में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है, विशेष बहुमत से जो इसे पारित करेंगे और वो पारित हो जा तो फिर राष्ट्रपति उन्हें पद से आदेश के द्वारा हटाएंगे। हाँ, याद रख लेना, विशेष बहुमत था, वहां 2/3 बहुमत था। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत भी चाहिए और उपस्थित का बहुमत भी चाहिए, अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें। साधारण बहुमत अपन विधानसभा पढ़ेंगे ना, अभी बस इतना याद रख लो। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी भी और उपस्थित की जो है वो मेजोरिटी भी, दो जो है शर्त पूरी होनी चाहिए। सदन का 2/3 बहुमत और जो अभी उपस्थित है उनका जो है सामान्य बहुमत, तो 2 चीज आती है तब जाके होता है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को। अब यहां आप लोग एक चीज जरूर याद रखना, राष्ट्रपति और जजों वालों में क्या क्या अंतर है। राष्ट्रपति और दोस्तों जो है वो आपके न्यायाधीश जो है इनमें क्या क्या अंतर हैं, कजी साफ ही अंतर पड़े हैं। ये चीज नापा बोला महाभियोग, इसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग, और इसे बोलते हैं पद से हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक बात है। और इसके अंदर अगर आप लाना चाहते हैं
तो लोकसभा राज्यसभा के 1/4 सदस्य जो है वो प्रस्ताव लेके आए। लेकिन यहां अगर लोकसभा के 100, राज्यसभा के जो है वो दोस्तों जो है वो कितने 50 सदस्य। यहां पारित होते समय केवल 2/3 बहुमत का जिक्र है, यहां केवल 2/3 बहुमत का जिक्र है, और यहां विशेष बहुमत का जिक्र है। यहां क्या है दोस्तों, आपके विशेष स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 भी होनी चाहिए आपके जो है वो 2/3 बहुमत भी, उसके साथ साथ सदन की जो है वो दोस्तों जो है वो आपके आधे से ज्यादा, आधे से अधिक का बहुमत भी जो है वो होना चाहिए, आधे से अधिक का बहुमत भी होना चाहिए, है ना अंतर। लोग बस राष्ट्रपति को 100 ही है, 100 ही है, 100 ही है, यह काम कौन चले। हाँ, क्लियर, श्योर, याद रह जाएगा, पक्की बात है। क्या राजस्थान, तो इनको और आगे सुप्रीम कोर्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हमें राजस्थान हाई कोर्ट की जो है वो किसके ऊपर, हिस्ट्री पे ज्यादा चर्चा करनी है, तो अपन उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ सिंपल सिंपल प्रोविजन पढ़ जाओ, पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओ, और तो अब आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट चालू करूंगा, उस समय आपको जो है वो जुडिशरी के बारे में कंप्लीट डिटेल कवर करवाऊंगा। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, इसको तो याद कर लो, कम से कम याद रख लोगे क्या, क्या क्या याद रखना आप लोगों को, कि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सदस्य द्वारा जो लाया जाता है, स्वीकार करे या नहीं करे, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है आप लोगों को याद रखना है 3 सदस्य समिति बनती है। ये अगर अप्रूव कर दे तब आगे सदन करेगा, अगर ये 2 सी नहीं माने तो बात खत्म, 2 सी नहीं माने तो बात खत्म। उसके बाद में दोस्तों विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति, राजस्थान उच्च न्यायालय में आज तक किसी को नहीं हटाया गया है, आज तक जो है वो किसी को जो है वो नहीं हटाया गया, याद रखें। सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश पीडी दिनकरन ने हटाने की प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था, प्रस्ताव लेकर ही आए थे, एक्सेप्ट करते नहीं करते उससे पहले दिनकरन साहब ने कहा कि क्या है मतलब ये तुम हटाओगे क्या, मैं पहले ही छोड़ता हूं, ये लो। कलकत्ता हाईकोर्ट में सौमित्र सेन ने हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही त्यागपत्र दे दिया था, एक्सेप्ट तो हो गया था, फिर बाद में जांच समिति बनती रही, इससे तुम क्या हटाओगे, ये लो हम देते हैं त्यागपत्र। उच्चतम न्यायालय में प्रथम बार न्यायाधीश श्री आर स्वामी के विरुद्ध 1991 में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, समिति में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस ने मतदान से बहिष्कार कर दिया था, तो फिर बाद में इनको नहीं हटाया, सदन ने ही नहीं हटाया, सदन ने ही नहीं हटाया। तीन इंसिडेंट्स हुए। अब यहाँ पे मैं इंडिया पॉलिटी भी कवर कर रहा हूँ, नहीं तो आपको इंडियन पॉलिटी में बताना चाहिए कि हाँ, कि सिक्किम हाईकोर्ट के पीडी दिनकरन के खिलाफ जो है वो लाने से पहले ही, प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सौमित्र साहब ने जो है वो प्रक्रिया चालू होने के बाद त्यागपत्र दे दिया। हाँ, इनके ऊपर तो जो है वो समिति बैठ गई थी, समिति ने जो है वो दोषी पा लिया था, फिर बाद में जो है वो कांग्रेस ने जो है वो हाँ बहिष्कार कर दिया कि नहीं कोई बात को उनको नहीं हटाना, बढ़िया, हाँ बढ़िया न्यायाधीश है, यहाँ कहीं करो, याद रह जाएगा, श्योर, चलो बढ़िया बात है, आगे चलें। जल्दी में तो नहीं हो ना कोई, बता देना मेरे को कोई जल्दी में हो तो भाई। मकवाना जी सूचना मिल जाएगी, एक एक जनन बता शायद किताब कना सी ना पड़गी पार मेरी, जब आएगी तो एकदम बढ़िया सा टीजर लॉन्च होगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारा काम होगा। मुझे समय लगेगा, जल्दीबाजी में काम करता नहीं हूँ, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा कमिटमेंट और जो है वो हो नहीं सकता। टाइम पढ़ा है, एक बार आएगी अच्छी चीज़ आएगी, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेंस में कोई ये आदमी तो होगा नहीं तुम में से कि सर परी परी में पास करा दो, ऐसी किताब तो किसी को नहीं चाहिए ना जिसको परी परी में पास करना है, मेंस भी पढ़ना है ना, तो फिर बाद में क्यों टेंशन ले रहे हो, डट जाओ, आएगी तो बता देंगे। क्लास चल रही है, उसकी पीडीएफ मिल रही है ना, इससे ज़्यादा और क्या मतलब पूर पहाड़ होएगा। हाँ सर, इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर करवाई जाएगी, इतना बोला थोड़ा यहाँ ना ना, यूट्यूब पे केवल और केवल आपका सहयोग लिया जाएगा, जिस दिन क्लास होती है उस समय आप लोगों की हाजिरी जरूर चाहिए, और यूट्यूब पे वही चीज़ करवाई जाएगी जो आपको ऐप पर एकदम ऐसे तैयार करके टेस्ट देने से यूट्यूब पर चाल से, इतना बोला थोड़ा यहाँ। मतलब मैं तो धीरे धीरे जो है वो आने वाले टाइम में फिर एग्जाम से पहले हो जाएगा, क्या हाँ पहले हो जाएगा, बाद में कौन पढ़ है भाई। हाँ भैया, मतलब जो भी है, कमल, कोमल, विकास, कविता, अनुष्का, रानू, ऐसे हुआ है कभी?
हाँ, एग्जाम से 1 महीने पहले हो जाएगा। लग नहीं रहा क्या जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं? लग नहीं रहा क्या तुम्हें जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा? मतलब तुम लोगों के 7 तारीख तक जो है वो 4 सब्जेक्ट तो जो है वो ये आपके नए वालों के पूरे हो रहे हैं। मतलब राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो रही है। राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन चालू किया ऋतुराज जी ने? ऋतुराज जी ने मॉडर्न हिस्ट्री चालू किया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो रही है। उसके साथ साथ जो है वो बायोलॉजी जो है वो आपकी कवर हो रही है, और आपकी जो है वो इंडिया जियोग्राफी कंप्लीट हो रही है। हो रही है ना? तो फिर और क्या ही चाहिए? हाँ, 1 मंथ, 1 मंथ पहले। वैसे तो हम तो सोच रहे हैं कि 15 दिसंबर तक करवा दें, फिर भी 1 मंथ। हाँ, और उसके साथ साथ उनका कल्चर भी चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। हाँ, रैंक बूस्टर बैच में आप लगा देंगे क्लास। उनकी हिंदी चल रही थी ना, तुम्हारी हिंदी बंद हो जाए उसके बाद में। कोई नहीं, अब हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस बार चलेगी तब हो जाएगी। बार बार पढ़ाते हैं तो आप टेंशन ही मत लो। मेंस वालों में वर्ड हिस्ट्री भी चल रही है। सूरवीर जी देखो, क्लास का शेड्यूल प्रॉपर हो जाए तो रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम मिल जाए। देखो हम फुल कोशिश कर रहे हैं, क्लास हो रही है। एक बार थोड़ा शेड्यूलिंग दिक्कत, जिसके रीज़न क्या है, एक बार जैसे मेंस वालों के अंदर पब्लिक एड की क्लास चल रही है, तो वो सर कभी कभी आते हैं 7 दिन छुट्टी लेके, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि आपको सबसे सीनियर फैकल्टी से पढ़ना है। ऐसे मैं किसी से ही पढ़वा दूँ? तो देखो, या तो थे जो गुणवत्ता की चीज़ ले तो थोड़ा समझो तो थाने भी करना पड़सी। विकास देख, सीधी सी बात है। हाँ, मैं अठे एकदम नया आदमी लियार खड़ा कर दूँ, और बे थाने जो है वो एकदम एकदम शेड्यूल पढ़ा दे जना तो थे पढ़ लो, मैं मना कौन करूँ। और अगर आपको गुणवत्तापूर्ण लोगों से पढ़ना है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, कि जिसके पास जो है वो टाइम हो उसके अनुसार आके वो पढ़ा दे। अपने को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, चीज़ें कवर हो रही हैं, फिर बाद में टेंशन ही क्या। हाँ बबलू, तेरे इसका जवाब मैं कभी दूंगा तेरे को, है ना, डट जा, तेरी आदत कौन जा। हाँ ठीक है, सर खुद RSC है, CDP में। तो अब आपको ये इतना तो जो ना क्वालिटी चाहिए, ये तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, मान लो अभी 2 दिन, लेकिन संडे सैटरडे को मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा। तुम बोलोगे अरे सर शेड्यूल, मेरे तो शेड्यूल। अब भाई ये तो तुम्हें जो है वो देखना ही पड़ेगा। लास्ट में केवल मेरी क्लास चलेगी रिविजन वाले टाइम, ये तो देखना पड़ेगा ही। तो ये आप लोगों को जो है वो खुद देखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत आपको इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, बढ़िया हो रहा है। हाँ, 10-15 मिनट का जो है वो आप लोगों को पैसेंस रखना पड़ेगा। जनरली हर टीचर की क्लास टाइम पे ही होती है, मेरे को छोड़ के। दिसंबर लास्ट वीक तक आपका जो सिलेबस हो जाएगा, आपको फिर और कुछ ही नहीं पढ़ने जो। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज आप करो, थोड़ा मैनेज हम कर रहे हैं, क्योंकि इजी नहीं होता ना। आपको तो जैसे मतलब लगता है कि हर चीज़ ऐसे चलती है। आज मैं आपको सही तरीके से बताऊँ ना, इंस्टीट्यूट में इतने लोग हैं, लेकिन अब संदीप जी को भी काम हो सकता है घर पे। उनके पिताजी पिछले 6 महीने से जो है वो दोस्तों जो इश्यू से चल रहे हैं, तो उन्हें एम्स में जाने दिखाने जाना पड़ता है। तो हर जो है वो 15 दिन में आप देख लेना भले ही, जो सर जाते हैं तो एक दिन आपका शेड्यूल होता है। पिछले 6 महीनों से मैं जो है वो हॉस्पिटलों के चक्कर निकाल रहा हूँ, आप देख लो। उसके अलावा आपकी जो फैकल्टी आ रही है, कोई चित्तौड़गढ़ में सर है, वहाँ से 6 दिन की छुट्टी लेके आपके लिए आ रहे हैं। सुरेश सर आपको जो पढ़ा रहे हैं तो टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो सबका अपना अपना टाइम है ना, करवा देंगे रेना जी। तो आपको थोड़ा तो मैनेजमेंट, थोड़ा मैनेज आपको भी करना पड़ेगा, और हम भी कर रहे हैं। पर आप गुणवत्ता में देखो, 1% भी कोई समझौता है तो। अगस्त का करंट वापस करवाओगे क्या? करवा देंगे, अगस्त का मना थोड़ी कर रहा हूँ। पहले तो सितंबर का करवाता हूँ, राजस्थान वाला पहले। तो ये याद रह तुम लोगों, बातें तुम्हें कितनी करवा लो भले। तो ये एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं और दोस्तों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करते हैं। उच्च न्यायालय के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? न्यायाधीश की शपथ के बारे में जो है वो दोस्तों जो है बात करते हैं। याद रह जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद में आगे बात करते हैं। और 219 आर्टिकल 219 क्या कह रहा है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के तहत।
अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के तहत, आप जब शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के अनुसार जो है वो दोस्तों उन्हें जो है वो क्या दिलाई जाती है, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल है। और दोस्तों याद रख लेना दोस्तों जो है वो क्या याद रखना, हाँ क्या याद रखना है, अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार। जब शेड्यूल पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में तो अनुसूची 1 अनुसूची 2 के अंदर सबके वेतन, 3 के अंदर दोस्तों आप लोगों के यहाँ जो शपथ है। अब मुझे ये बताओ निम्न में से किसकी शपथ जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है, सांसद की शपथ है या नहीं है, हाँ उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो मंत्री की शपथ है या नहीं है, जज की शपथ है या नहीं है, या राष्ट्रपति की शपथ है या नहीं है। किसकी शपथ जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है, किसकी शपथ नहीं है। तो जब आप अनुसूची 3 पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को इतना डिटेल में आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, आपके 3 लोगों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। और वो 3 लोग कौन है, एक आपके राष्ट्रपति साहब की शपथ जो है खुद के आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति साहब की शपथ जो है वो खुद के भाग के खुद के आर्टिकल में है। और दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर जो है वो राज्यपाल साहब की शपथ जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है। इन तीनों की शपथ आपके जो है वो अपने अपने आर्टिकल्स में है, 60, 69, 159, हाँ याद रह जाएगा ये श्योर। अब बात आती है आर्टिकल 220 के बारे में। अब किसकी बात आती है, आर्टिकल 220। सेवानिवृत्ति के बाद वो वकालत कर सकते हैं क्या, सेवानिवृत्ति के बाद बताओ वकालत कर सकते हैं क्या, हाईकोर्ट के जज साहब सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं क्या, हाईकोर्ट के जज साहब आर्टिकल 220 क्या कह रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो वकालत कर सकते हैं क्या, 220 कहता है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत की जा सकती है क्या, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत की जा सकती है क्या, ये बताओ मुझे, रिटायर होने के बाद कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं बताओ, कर सकते हैं। तो दोस्तों वो सेवानिवृत्ति के बाद जो है या तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं या अन्य हाई कोर्ट में कर सकते हैं, या अन्य हाई कोर्ट में कर सकते हैं, याद रख लेना वो वकालत कर सकते हैं। वो कहाँ नहीं कर सकते याद रखना, एक तो जो है वो जहां खुद जज रहे हैं उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, और एक अधीनस्थ कोर्ट में नहीं कर सकते, एक अधीनस्थ कोर्ट में नहीं कर सकते, सेम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। और दोस्तों जो है वो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यार इतना बड़ा आदमी अगर उसी हाई कोर्ट में खुद वकालत करे, पहली बात तो चौको कौन लगे, दूसरी बात सामने जज सोचा यार आका सामने का ही निर्णय देवा, ये तो खुद काल ई सीट पर बैठे, हाँ नहीं तो सारी पब्लिक फिर इनके पास ही आएगी कि था तो जानकार है जज, जो साहब थे ही लड़ लियो मार तो केस, फिर बाद में न्यायपालिका में न्याय मतलब न्याय के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो पारदर्शिता की कमी आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर वो दो जगह नहीं कर सकते, एक तो आपका ही हाई कोर्ट के अंदर आदमी पांचों वकालत करा चौकी बात को नहीं, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर भी हाई कोर्ट का जज साहब आ रहे सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो है वो कोर्ट के अंदर वकालत करता है, चौका कौन लगा। अगर था ना करनी है वकालत, अगर आप एज ए जज जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो आप क्या बन सकते हैं, अन्य अदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत कर सकते हैं। एकदम क्लियर श्योर 200 सारे आर्टिकल किस किस को क्लियर है, एकदम सरल सरल बातें की हैं बनने, कोई बड़ी बातें नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है ना, बता देना मेरे को, जल्दीबाजी नहीं है तब तो देखो मजा आएगा, जिनको जल्दी है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। आर्टिकल 214, 15, 16, 17, 18, 214 क्या था, राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, 15 अभिलेख न्यायालय, 16 हाईकोर्ट का गठन, 17 दोस्तों जो नियुक्ति और पद की शर्तें, 18 उसको हटाने से संबंधित जो है वो प्रावधान जो कि 124(4) के अंदर है, 19 दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा शपथ, दोस्तों शपथ है कौन सी अनुसूची में, 3rd अनुसूची में है, और दोस्तों राज्यपाल साहब जो है वो देंगे। हाँ स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात जो है वो
विधि व्यवसाय पर निबंधन कहाँ नहीं कर सकते, अपने वाले हाई कोर्ट में, और अधीनस्थ कोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं कर सकते। वेतन एवं भत्ते, मैंने आपको बता दिया, वेतन भत्ते जो है वो दोस्तों याद रख लेना, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। किसकी निधि पर? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। किसकी संचित निधि पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और दोस्तों पेंशन जो है दोस्तों, पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। किसकी संचित निधि पर? केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। किसकी संचित निधि पर? केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। और इनमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, इनमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। आप जो है वो चर्चा कर सकते हैं, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। तो दोस्तों जो याद रखें 221। क्लियर? 221 तक याद रखो, फिर 22, 23, 24 अभी याद करवा दूंगा। 22, 23, 24 एकदम इजी है और अभी याद करवा दूंगा, क्योंकि 22 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपके यहाँ पर? 22 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, मतलब 22 में ट्रांसफर। 23 के अंदर दोस्तों जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और 24 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ कार्यकारी न्यायाधीश, और 24A के अंदर दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। हम ये 4 आर्टिकल अभी याद करेंगे, हम ये 4 आर्टिकल अभी याद करेंगे। हाँ हाँ, वही दिलाते हैं, और कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस को वही दिलाते हैं। तो 221 तक की बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं आर्टिकल्स पे ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी याद हो जाने चाहिए कि एक हाई कोर्ट होगा, 15 में उसे कहा कि वो अभिलेख न्यायालय होगा, 16 में जो गठन की बात, 17 के अंदर अपॉइंटमेंट, 18 के अंदर हटाने की बात, 19 के अंदर दोस्तों शपथ, 20 के अंदर दोस्तों जो है वो आगे वो वकालत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 21 के अंदर वेतन भत्ते, 22 में दोस्तों एक हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट तीसरा, यहाँ पे जो स्थानांतरण की बात, 23 में जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर पद खाली हो तो क्या होगा। हाँ, और बाद में 24 के अंदर दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीश, अगर मान लो किसी कंडीशन में जो है वो दोस्तों जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो वहाँ पे अगर हमें कार्यकारी न्यायाधीश चाहिए हो, और 224A के अंदर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उसे वापस बुलाना हो, तो पढ़े आगे वाले आर्टिकल। फिर बाद में कुछ ही नहीं है, उसके बाद में आप लोगों को 4-5 चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिर राजस्थान हाई कोर्ट की जो है वो हम लोग जो है वो जाके क्या पढ़ेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के जो है वो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो 221 पढ़ लिया। 221 में क्या याद रखना है? वेतन जो है वो दोस्तों अनुसूची 2 के तहत आपके यहाँ राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, और पेंशन जो है वो दोस्तों याद रख लेना भारत की संचित निधि पर भारित होगी। क्या होगी? केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 है, और इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब कमी नहीं की जा सकती। वर्दी तुम करो जितनी कर दो, भले वर्दी तुम करो जितनी कर दो। चले आगे। अब किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 सीनियर जज प्लस 2 हाईकोर्ट के जज, एक जहां पर स्थानांतरण हो रहा है, एक जहां से स्थानांतरण हो रहा है। बोलो, जब आप किसी जज का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आर्टिकल 222 क्या कहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 4 वरिष्ठ जज का कॉलेजियम, प्लस 2 हाईकोर्ट के सीजे, 2 हाईकोर्ट के सीजे। कौन से? एक मान लो राजस्थान हाईकोर्ट से हम जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट भेज रहे हैं किसी को, तो राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे साहब और गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे साहब, इन दोनों की रिकमेंडेशन भी जरूरी है। क्या याद रखना है स्थानांतरण में? किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो कौन सा पैनल रिकमेंडेशन करेगा? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, उसके अलावा 2 हाईकोर्ट के सीजे, 2 हाईकोर्ट के सीजे। कौन से हाईकोर्ट के सीजे? एक दोस्तों जो है जहां से हो रहा है, जहां से हो रहा है, मतलब मान लो राजस्थान हाईकोर्ट से हो रहा है,
और जो है वो कहाँ पे आपके जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट से दोस्तों जो है मान लीजिए कलकत्ता हाईकोर्ट में हो रहा है, तो इसके अंदर एक तो राजस्थान, भाई राजस्थान हाईकोर्ट से जो है वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट में हो रहा है। तो एक तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बताएंगे, एक जो है वो अगले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तब जाके होगा। क्या सर दोनों का मानना जाना जरूरी है क्या? देखो जी, इन सब की जो है ना परामर्श से, इन सब में बिना किसी गतिरोध के ये जब सिफारिश देते हैं तब जाके राष्ट्रपति साहब के द्वारा माना जाना जरूरी है। क्लियर? 221 किस किस को क्लियर? 221 और 220। अब सर हाईकोर्ट के सीजे का ही ट्रांसफर हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रवि ने कि सर राजस्थान कोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका ट्रांसफर ही जो है वो अपने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें बना रहे हैं, तो क्या उसके उस टाइम इनसे पूछेंगे क्या भाई इस आदमी का खुद का ही हो रहा है तो इनसे क्यों पूछेंगे, और इनकी जगह हो रहा है तो इनसे क्यों पूछेंगे? फिर बाद में CGI+4 ही कर देंगे। बात बताओ, तुम्हारा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है और रवि की जगह हो रहा है, तो ना तो रवि से अनुमति लेनी, ना तुम्हें पूछना, ना रवि से अनुमति लेनी, ना तुम्हें पूछना, इनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन इनके लिए तो बाध्यकारी है ही, ये तो बात कर ली हम लोगों ने। हाँ, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। क्लियर? 222 किस किस को क्लियर? 222 से किस किस को क्लियर कि CGI+4 सीनियर जज जिस हाईकोर्ट से आ रहे हैं उनके, और दोस्तों जिस हाईकोर्ट में जा रहे हैं उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट जज को हाईकोर्ट में CJ अपॉइंट करते हैं तो उसका सबसे सीनियर होना जरूरी है क्या? देखो बात ऐसी है सतीश कि जो है वो CGI में जो है वो वरिष्ठता एकदम जरूरी है, एकदम स्पष्ट बात है। अब आपके यहाँ पर जो है कोई जज जो है वो सीनियर है, एकदम वरिष्ठ हैं, और वो जो है वो आपके CJ बनने ही वाले थे, इससे पहले ही जो है उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में भेज दिया गया, वहां पे वो जो है वो वरिष्ठ नहीं है, अब वो 3 नंबर पे आ गए वहां पे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है CGI प्लस उनके कॉलेजियम पे कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा और किसका क्या ट्रांसफर होगा। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाईकोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों आपके सीनियरिटी के आधार पे आप कार्यकारी न्यायाधीश बन सकते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, जो सबसे सीनियर जज होता है। अगर चीफ जस्टिस जो है वो दोस्तों उनका ट्रांसफर हो गया या त्यागपत्र दे दिया या पद खाली हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे आप कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जो सबसे सीनियर जज होता है वो क्या बन सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब CGI के जज जाए कि इन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को ही बना दो, तब ठीक बात है। और अगर उनके जज जाए कि ना ना इनको नहीं दूसरे को लाके बनाओ, तो जायज बात है उनको लाके बना देंगे। क्लियर? तो सीनियरिटी के आधार पे आपके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये आपका जो है वो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जो एग्जैक्टली लागू है, लेकिन यहां सब कुछ हाथ में किसके? CGI प्लस कॉलेजियम। क्लियर? अब कल सुबह इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। आज के लिए इतना बहुत। 8:30 बजे आ रहे हो? तो अब 8:30 बजे जो है वो पढ़ेंगे क्या राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन। कौन कौन तैयार है? कर लोगे क्या आज प्रश्न? संसद बना सकते हैं, बताया ना लोग। तो राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न करोगे क्या? रेडी हो गया आज सब? 8:30 बजे एग्जैक्ट। 8 बजे नहीं, 8:30 बजे, ताकि पता तो चले। क्योंकि अब आप आज वाली क्लास देख लोगे तो 3-4 दिन में राजस्थान पॉलिटी पूरी होएगी, तब तक आप लोगों को जो ये पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसे प्रश्न हमसे हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न हमसे हो रहे हैं, इसलिए तो पढ़ाया हुआ ठीक है। अगर नहीं हो रहे 3 दिन बाद में ऐसे प्रश्न, तो फिर बाद में समस्या है, फिर बाद में और दोबारा पढ़ाएंगे, और तो क्या है। पूजा जी वो हमारे अनुसार ही चलेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं ले, प्रयास कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है 10-11 तारीख से कर देंगे। अभी जो है वो 11, 12, 13 तारीख तक बेहतरीन छुट्टियां हैं, तो तब तक शेड्यूल फिक्स नहीं हो सकता। शेड्यूल 5 दिन का फिक्स हो सकता है, सैटरडे संडे का नहीं हो सकता। हमें क्लासेस जो है वो लगवानी होती हैं, आप सबकी डिमांड रहती है। अब भाई अब सुनील मून सर से IR पढ़नी है,
आयोग पढ़ने हैं और अच्छी चीज़ें पढ़नी है तो यार वो तो जो है संडे वाले दिन ही आके पढ़ाएंगे, सैटरडे वाले दिन ही आएंगे। तो अब जब आपको पढ़ना सीनियर आदमी से या दोस्तों आपको पढ़ना सिलेक्टेड आदमी से, तो फिर इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा, इतना तो मैनेज आपको जो है वो करना ही पड़ेगा, ये आप मान के चलें। ठीक है। हाँ, तो अब आगे मैं यही करूँगा, 5 दिन का शेड्यूल बनवा दूंगा आगे जो है वो, आगे से आपका 5 दिन का, और सैटरडे और जो है वो संडे हम हमारे अनुसार लगाएंगे, कोई क्लास हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो 5-7 दिन इन सारे सब्जेक्ट को पूरा करते हैं, तो एक बार कोई शेड्यूल नहीं है, जो हम बोले वही शेड्यूल है। उसके बाद में 10-11 तारीख बाद में आपके लिए क्लास लगा देंगे 5 दिन, 5 दिन का ही शेड्यूल होगा, 2 दिन ऑफ रहेंगे, 2 दिन हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे तुम्हें। क्लियर? तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है भाई, थैंक यू। 8:30 बजे आ जाना।